प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एम के शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन मैथ्स, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। आज बीएससी पार्ट 3 गणित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सेकंड पेपर सम्मिश्र विश्लेषण के अध्याय द्विरेखिक रूपांतरण के कॉन्सेप्ट आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम मैं आपको स्थिर या निश्चर बिंदु अर्थात फिक्स्ड या इनवेरिएंट्स पॉइंट्स के बारे में बतलाने जा रहा हूं। सर्वप्रथम मैं आपको स्थिर बिंदु की परिभाषा से परिचित करवाता हूं। एक द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत वे बिंदु जो कि उनके रूपांतरित बिंदुओं के संपाती हो, रूपांतरण के स्थिर बिंदु या निश्चर बिंदु कहलाते हैं। तो ये एक सामान्य सी इसकी परिभाषा है। द्विरेखिक रूपांतरण के स्थिर बिंदु को हम निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि विद्यार्थियों हम जानते हैं, W बराबर AZ प्लस B बटे CZ प्लस D, जहाँ AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 एक द्विरेखिक रूपांतरण होता है। इसके स्थिर बिंदु ज्ञात करने के लिए बाएं पक्ष में हम W बराबर Z रखते हैं। हमारे लिए Z के अंदर एक द्विघात समीकरण नंबर 2 के रूप में प्राप्त होती है। इस द्विघात समीकरण में दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। पहली स्थिति यह है कि जब C नॉट इक्वल टू 0 होता है, उस स्थिति में हमारे पास में Z के दो भिन्न भिन्न मान श्री धनाचार्य विधि से ज्ञात कर लेते हैं, जो आपको स्लाइड में Z बराबर D माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट D माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 4BC बटे 2C के रूप में आपको स्लाइड पर नजर आ रहे हैं। रूपांतरण के एक या दो परिमित स्थिर बिंदु होंगे और उनके लिए ये जो अंडर रूट के अंदर वाली जो राशि है अर्थात D माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 4BC अगर 0 होता है तो रूपांतरण का एक मान होगा, और अगर ये 0 नहीं होगा तो रूपांतरण के दो मान हो जाएंगे आपके पास। द्वितीय केस के अंदर हम ये मानते हैं कि C बराबर 0 है और D नॉट इक्वल टू 0 है। ऐसी स्थिति में अपने पास में W बराबर A बटे D Z माइनस B बटे D प्राप्त होता है। ये माइनस पुस्तक में गलत लिखा हुआ है विद्यार्थियों, ये प्लस B बटे D आएगा। यहाँ पर एक स्थिर बिंदु आपको अनंत पर प्राप्त होगा, जबकि दूसरा स्थिर बिंदु Z बराबर A बटे DZ प्लस B बटे D, अर्थात यहाँ से Z का मान निकाल के आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दो स्थितियां हमने आपके सामने डिस्कस की है। यदि A माइनस D नॉट इक्वल टू 0 होता है तो रूपांतरण के दो स्थिर बिंदु अनंत तथा B बटे D माइनस A होंगे।
परंतु यदि a माइनस डी बराबर 0 हो जाता है यहाँ पर, तो रूपांतरण का एक स्थिर बिंदु होगा और वो कहाँ पर होगा? अनंत पर होगा। ये सेकंड स्थिति जो होती है जिसमें c 0 हो जाता है और d नॉट इक्वल टू 0 होता है, उस स्थिति के अंदर ऐसा होता है। इसके आगे मैं आपको द्विरेखिक रूपांतरण का सामान्य रूप कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में आपको बतलाने जा रहा हूं। विद्यार्थियों, द्विरेखिक रूपांतरण का सामान्य रूप ज्ञात करने के लिए यदि अल्फा बीटा किसी द्विरेखिक रूपांतरण के दो परिमित स्थिर बिंदु हैं, कौन कौन है विद्यार्थियों? अल्फा और बीटा। तो ऐसी स्थिति में W माइनस अल्फा बटे W माइनस बीटा बराबर लैम्डा टाइम्स Z माइनस अल्फा बटे Z माइनस बीटा रूपांतरण का, द्विरेखिक रूपांतरण का सामान्य रूप कहलाता है। और यहाँ पर जो ये लैम्डा हमने यहाँ पर आपको दिखलाया है, ये सम्मिश्र अचर के रूप में होता है। तो ये द्विरेखिक रूपांतरण का सामान्य रूप होता है। इसको एक उदाहरण की मदद से मैं आपके सामने स्पष्ट करूं। एक द्विरेखिक रूपांतरण बतौर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। W बराबर 3Z माइनस 4 बटे Z माइनस 1। इसके स्थिर बिंदु तथा द्विरेखिक रूपांतरण वो सामान्य रूप हमको ज्ञात करना है। सर्वप्रथम हमें निश्चित बिंदु या स्थिर बिंदुओं के लिए जो द्विरेखिक रूपांतरण आपको उदाहरण में दिया हुआ है, वहां पर W बराबर Z रख के Z के दो मान हम प्राप्त करते हैं जो 2 के रूप में प्राप्त होते हैं। तो दिए गए द्विरेखिक रूपांतरण का Z बराबर 2 एक निश्चर बिंदु या स्थिर बिंदु होता है। अब रूपांतरण का सामान्य रूप प्राप्त करने के लिए हम W बराबर 3Z माइनस 4 बटे Z माइनस 1 जो दिया हुआ है, इसको थोड़ा सरल करते हैं। आपके पास में जैसा स्लाइड में देख रहे हैं, बहुत सरल विधि से, क्योंकि आपके पास में स्थिर बिंदु के रूप में 2 आया है, तो सामान्य रूप के लिए यहाँ पर W माइनस 2 Z माइनस 2 हमको प्रवेश करवाने पड़ेंगे। जब W माइनस 2 Z माइनस 2 यहाँ पर प्रवेश करवाते हैं तो ये सामान्य सरलीकरण है। आपके पास में 1 माइनस 1 बटे W माइनस 2 प्लस 1 बटे Z माइनस 2, अर्थात 1 बटे W माइनस 2 बराबर 1 बटे Z माइनस 2 प्लस 1 द्विरेखिक रूपांतरण का एक सामान्य रूप होता है। तो इस प्रकार से हम किसी द्विरेखिक रूपांतरण का सामान्य रूप बड़े सहजता से ज्ञात कर लेते हैं। इस तरीके के अन्य उदाहरण आपको पुस्तक में भी मिलेंगे। इसके बाद में विद्यार्थियों में आपको जुकोवास्की रूपांतरण के बारे में बतला रहा हूं। सम्मिश्र चर का फलन W बराबर FZ बराबर 1 बटे 2 Z प्लस 1 बटे Z जुकोवास्की रूपांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है विद्यार्थियों? जुकोवास्की रूपांतरण
कहलाता है। ये जो जूकोवास्की रूपांतरण है, इसका उपयोग हम द्रव गतिकी एवं वायु गतिकी के लिए करते हैं। इससे संबंधित ज़्यादा डिटेल मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगा, मात्र परिभाषा ही मैं आपको बतला रहा हूँ। आप थोड़ा इसको यहीं तक पढ़ें, क्योंकि अपने कोर्स के अंदर इतना ही है। इसके आगे मैं आपको अगले अध्याय, जिसे हम सम्मिश्र समाकलन एवं कॉची-गुरसा प्रमेय का है, उसको आपके सामने प्रारंभ करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम मैं आपको ये बतलाता हूं कि चापकलनीय वक्र क्या होते हैं। विद्यार्थियों, अपने पास में कैपिटल एल एक सतत वक्र आपको दिया हुआ है, जिसका सम्मिश्र समीकरण z बराबर एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी के रूप में आपको दर्शाया गया है। यहाँ पर ये जो चर टी है, ये संवृत अंतराल अल्फा बीटा में परिभाषित होता है। इस संवृत अंतराल अल्फा बीटा को n-1 बिंदुओं अर्थात t1, t2 डॉट 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 tn-1, जो कि असमीकाओं अल्फा बराबर t0 लेस देन t1 लेस देन डॉट 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 tn-1 tn बराबर बीटा के द्वारा n उपअंतरालों अर्थात ब्रैकेट में tk-1 k का मान 1 से लेके अनंत तक है, में हम विभाजित कर देते हैं। किसको? जहां पर आपका t संवृत अंतराल में परिभाषित है। विद्यार्थियों, इन का एक समुच्चय P, जिसमें आपके पास में t0, t1 डॉट 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 tn जो अंतराल अल्फा बीटा का एक विभाजन कहलाता है। क्योंकि जो अंतराल आपको दिया हुआ है अल्फा बीटा, उसको आपने इन छोटे छोटे उप अंतरालों में विभाजित कर दिया इस तरीके से। जो हमने बतलाया आपको tk-1 tk, यहाँ पर अगर हम k के मान 1 से लेके n तक रखेंगे तो आपके पास में इस तरीके के उप अंतराल नजर आ जाएंगे। और इन उप अंतरालों का जो महत्तम लंबाई का विभाजन होता है, क्योंकि प्रत्येक उप अंतराल की लंबाई अलग अलग होती है, जो महत्तम लंबाई का उप अंतराल होगा उसको हम, जो अंतराल है उसका मानक कहते हैं। और विभाजन का जो मानक होता है उसको अपन, जैसे यहाँ पर आपको दर्शाया हुआ है, इस तरीके से व्यक्त करते हैं। इसका मान मैक्सिमम tk-1 और k का मान 1, 2 से लेके अनंत तक होता है। t के मानों अर्थात t0, t1 डॉट 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 tn के संगत वक्र पर अपन बिंदु z0, z1 डॉट 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 zn लेते हैं।
जो आपको वक्र प्रारंभ में अपन ने माना है सतत वक्र, उस पर इन टी के मानों के संगत बिंदु लेते हैं। अब इन बिंदुओं को Z0, Z1 डॉट डॉट ZN को अगले बिंदु से एक सरल रेखा के द्वारा हम मिला देते हैं, तो हमको एक बहुभुज वक्र प्राप्त हो जाता है, जैसा आप देख रहे हो चित्र के अंदर। ये एक बहुभुज वक्र आपको चित्र में नजर आएगा। स्पष्ट रूप से इसकी जो लंबाई है वो समेशन मापांक ZK माइनस ZK माइनस 1 के बराबर होती है। और इस लंबाई का अगर हम उच्चक ले लें, सुप्रीमम ले लें, जिसे हम L कहें, जहां योगों का उच्चक सभी विभाजनों पर अपन ने लिया है, तो L जो होगा ऐसी स्थिति में, जो सतत वक्र आपने प्रारंभ में माना है, उस L को हम चाप कलनीय वक्र के नाम से जानेंगे। और अऋणात्मक वास्तविक संख्या L को हम वक्र की लंबाई कहेंगे। ये विद्यार्थियों मैंने आपके लिए चाप कलनीय वक्र की परिभाषा से परिचित करवाया है। इसी से जुड़ी हुई कंटूर की परिभाषा और मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। एक विद्यार्थियों आपको सतत वक्र Z बराबर XT प्लस आयोटा YT, जहाँ T संवृत अंतराल अल्फा बीटा में परिभाषित है, ये एक सतत चाप को आपको बतला रहा है। इसके लिए बिना बहुल बिंदु वाले सतत चाप के जो होते हैं उनको हम जोरडा चाप कहते हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट करूं विद्यार्थियों, ये जो समीकरण Z बराबर XT प्लस आयोटा YT आपको दिया हुआ है, इसमें दिए हुए प्रांत में T के एक से अधिक मान के लिए अगर ये संतुष्ट होता है तो Z को चाप का बहुल बिंदु कहते हैं, एक से अधिक मान के लिए। और बिना बहुल बिंदु वाले जो सतत चाप होते हैं, मतलब जिसमें बहुल बिंदु नहीं होना चाहिए, ऐसे सतत चापों को हम जोरडा चाप कहते हैं। और परिमित संख्या में नियमित चापों की सतत श्रृंखला से बने, परिमित संख्या में नियमित चापों की सतत श्रृंखला से बने जॉर्डन वक्र जो होते हैं, उनको विद्यार्थियों हम कंटूर के नाम से जानते हैं। ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है कंटूर का। तो कंटूर जो शब्द है, यहां पर आप देखिए, आपके लिए एक तो नियमित चाप होने चाहिए, उनकी सतत श्रृंखला होनी चाहिए, मतलब उनमें कहीं पर कोई गैप नहीं होना चाहिए, और इनसे हमको एक जोरडा वक्र प्राप्त होगा, जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने लिया था। तो इस कंटूर की परिभाषा के साथ में ही आज का अध्ययन मैं यही विराम देता हूं। इससे अगला अध्ययन अगले व्याख्यान में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। धन्यवाद।